नमस्कार। हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम समकालीन हिंदी कविता पुस्तक में संकलित लीलाधर जगूड़ी की कविता स्वतंत्र जुबान करेंगे। इस कविता में कवि कहता है कि आज प्रत्येक व्यक्ति के पास भले ही जुबान है, परंतु उसकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। उसकी जबान जो है दबी हुई है। इसी बारे में कवि प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहते हैं, मेरी कल्पना में एक ऐसा भी दृश्य आया। कवि कहता है, मैंने अपनी कल्पना में एक ऐसा नज़ारा देखा कि आत्मा के खोजी कुत्ते सफ़ेद रंग को घसीट कर ला रहे थे। आत्मा के खोजी कुत्ते सफ़ेद रंग को घसीट कर ला रहे थे, यानी कि सफ़ेद रंग के काले रक्त में, सफ़ेद रंग के काले खून में घुसे हुए पक्ष और विपक्ष बाहर न आने के लिए छटपटा रहे थे। कवि कहता है कि आत्मा के जो खोजी कुत्ते हैं वो सफ़ेद पोश व्यक्ति जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ऐसे व्यक्तियों को घसीट कर ला रहे थे और उस सफ़ेद रंग के काले खून में घुसे हुए पक्ष विपक्ष यानी झूठ और सत्य को बाहर न आने के लिए छटपटा रहे थे। यानी वो व्यक्ति अपने अंदर की बात को स्पष्ट रूप में कहने से कतरा रहे थे। आत्मा झूठ बोलने वाले व्यक्ति को हमेशा कचोटती है, इसलिए आत्मा में छानबीन करने की प्रवृत्ति होती है। कवि ने खोजी कुत्तों के साथ उस आत्मा की तुलना की है और प्रत्येक व्यक्ति के खून में प्रवेश करके उसके अंदर छुपे हुए सत्य असत्य को बाहर निकालने का वह आत्मा प्रयास करती है। तो खोजी कुत्ता यहाँ आत्मा को कहा है। एक आदमी जो हर बार मेरे साथ उठता बैठता है। एक दिन ऐसा आया जब एक व्यक्ति जो हर रोज़ मेरे साथ उठता बैठता था, बातें करता था। अमूमन हम एक दूसरे की जासूसी करते, परंतु वह और मैं दोनों एक दूसरे की गुप्तचरी करते थे, यानी एक दूसरे के बारे में छुप छुप कर जानकारी प्राप्त करते थे। एक दिन मेरे हिस्से के सारे अपराध भी चुपचाप उसके शरीर में ही जाकर बस गए। तो क्या हुआ कि जो मेरे हिस्से के अपराध थे वो बिना किसी को बताए उसके शरीर में प्रवेश कर गए और स्थायी रूप से वहीं बस गए, ताकि जब कायरता का जिक्र चले तो कहीं वह अपना नाम वापस न ले ले और कहीं मैं अपराधों से मुकर न जाऊं। यहाँ कवि कहता है कि जब कभी डरने की चर्चा हो, डरपोक होने की बात हो, तो कहीं वह स्वयं को कायर कहने से मना न कर दे और मैं भी अपने अपराधों को स्वीकार न कर लूं। इसलिए मैं और मेरा मित्र एक दूसरे की जासूसी करते थे और प्रत्येक के पास अपनी स्वतंत्र जुबान थी, लेकिन सभी कायर हैं, सत्य बोलने से डरते थे। सभी को ये डर लगा रहता कि कहीं वे अपने लिए कोई समस्या न खड़ी कर दें, इसलिए किसी के भी स्वतंत्र जुबान का कोई महत्व नहीं है। स्वतंत्र जुबान कविता में आगे लीलाधर जगूड़ी जी कहते हैं, तब वह उठा। कवि का जो दोस्त है वह उठा,
सवाल उठाने की गरज से। उसके मन में कुछ प्रश्न थे और वह प्रश्न करना चाहता था, कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसकी जीभ कई मामलों से दबी हुई थी। परंतु उसकी जुबान जो है कई कारणों से दबी हुई थी। वह खुल करके बात नहीं कर सकता था। वह जानबूझकर अंधा हो गया। उसने जानबूझकर बात को अनजान कर दिया, क्योंकि अगर सवाल उठाता है तो फंसता है। यदि वह प्रश्न करता है और उसके प्रश्न करने पर वह स्वयं ही फंस जाता। जब वह चुप बैठ गया तो दिखाई नहीं दिया पानी में बैठे हुए पत्थर की तरह। परंतु वह अपने उस प्रश्न को अपने अंदर ही रखता है और चुप होकर के बैठ जाता है, और वह बैठा हुआ ऐसे लगता है जैसे कि पानी में पड़ा हुआ पत्थर दिखाई नहीं देता। मैं भी दबा दबा देखता रहा। कवि कहता है मैं उसकी इस स्थिति को देखता रहा कि कौन कितने पानी में है। यानी कवि भी सत्य बोलने से डरता है। संसार के हर एक प्राणी के लिए कवि कह रहे हैं कि सत्य बोलने से डरते हैं, क्योंकि सत्य बोलने वाला स्वयं ही फंस जाता है। इसलिए वह सत्य नहीं बोलता और चुप रहता है। तो कवि भी चुप है और उसका दोस्त भी चुप है। कवि यह जांचना चाहता है कि कौन कितना चुप रहता है, किसमें कितनी सामर्थ्य है। जब कई सवाल उसके ऊपर से, उसके सामने से गुजर गए तो उससे रहा नहीं गया। परंतु कवि के उस साथी के सामने से जब कई प्रश्न उसके ऊपर से गए, कई प्रश्नों का उसे सामना करना पड़ा, तो उससे रहा नहीं गया। अब वह उस प्रश्न से अपनी बात का जवाब मांगने के लिए तैयार हो गया। मंत्र जुबान कविता में कवि आगे कहते हैं, मैं भी चाहता था कि हम दोनों उठें। कवि चाहता था कि मैं और मेरा साथी दोनों ही उठ करके प्रश्न करें और इन सवालों का जवाब दें। जो पूछे गए प्रश्न हैं या जो प्रश्न उनके विचारों में घूम रहे थे, उन प्रश्नों का हम उत्तर दें। पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कवि कहता है कि मेरे पास उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। उसके पास क्या जवाब है? अब मुझे जासूसी करनी थी। दोनों एक दूसरे की जासूसी करते थे। इसलिए कवि कहता है कि मैं उसके जवाब को जानना चाहता था कि वो क्या जवाब देगा। वह एक रात चुपचाप उठा। एक रात वह चुपचाप उठ गया और सवालों के घोल से लोगों के कान पोत आया। यानी वह जो प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे थे, उन प्रश्नों को लोगों के बीच में छोड़ दिया। लोगों को वो प्रश्न कह दिए, जबकि लोगों के भीतर पहले ही बहुत से सवाल थे। लोग पहले से ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए थे और अनेक प्रश्न जो हैं उनके मस्तिष्क में भी घूम रहे थे। उसकी जुबान से लोगों ने कुछ नहीं सुना। जब लोग पहले ही समस्याओं से घिरे थे, उनके अपने बहुत से प्रश्न थे, तो उन्होंने उस साथी के प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं दिया। मगर जब लोगों के कान बहुत रंग गए, लेकिन वह प्रश्न बार बार जब उन तक पहुंचा, तो वह दूर दूर तक कहीं दिखाई
नहीं दिया। ऊपर की लाइन है। जबकि लोगों के भीतर पहले ही बहुत से सवाल थे, उसकी जुबान से लोगों ने कुछ नहीं सुना। मगर जब लोगों के कान बहुत रंग गए और वह दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया, जब लोगों के पास लोग उसके प्रश्न की तरफ ध्यान देने लगे तो कवि का साथी वहां दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने अंदर ही अंदर मुंहमारी शुरू की। आपस में बात करने लगे लोग और सारे नगर को अपनी जुबान से कुतर डाला और वह प्रश्न सबके कानों तक पहुंच गया। सभी आपस में उसी बात को लेकर के विचार व्यक्त करते नजर आए। अब चारों ओर उड़ रहे थे संशय और अफवाहें। चारों ओर अब अफवाहें फैली हुई थी, संदेह हो गया था। अचानक उसने मेरे चारों ओर देखा। तब उस व्यक्ति ने नगर के सभी लोगों को प्रश्नों के उत्तर बताए, यानी उनके कान भर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, संदेह और अफवाहों का वातावरण हो गया और कवि ने चारों ओर देखा। सारे सवाल टुकड़ों में उड़ रहे हैं, यानी जो उसने जवाब दिए थे वो समस्याओं का रूप लिए हवा में उड़ रहे हैं। असली सवाल का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। जो मुख्य बात थी, मुख्य समस्या थी, मूल प्रश्न था, उसके बारे में किसी का कोई ध्यान नहीं था। तब वह फिर उठा। मैं उसके चारों ओर फैला हुआ बेचैन हो रहा था। वह साथी जो है फिर से उठा, परंतु मैं बहुत बेचैन था कि अब वह क्या कहेगा। उठते ही उसने ये तय किया ताकि कल उसकी जुबान कहीं पकड़ी न जाए। जो बात उसने कह दी थी, अब उस बात के लिए कल को उसे कोई जवाबदेही न देनी पड़े, वह फंस न जाए। जो पहले ही कई मामलों से दबी हुई है, उसकी वह जुबान जो पहले ही कई प्रश्नों के उत्तर देने में दबी हुई थी। इसलिए हर एक आदमी के पास एक स्वतंत्र जुबान होनी चाहिए। तो वह उठ करके अपने उस प्रश्न के उत्तर में बात को टाल मटोल देता है। लेकिन कवि कहता है कि हर एक व्यक्ति के पास एक स्वतंत्र जुबान होनी चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कह सकें, ताकि कल टहलने के लिए भी एक आड़ हो कि कोई बताए अगर ये बात मैंने अपनी जुबान से कही हो। वह इसलिए खड़ा हुआ था कि कल मुझे यदि किसी बात का जवाब देना पड़े या मैं सत्य बोलने के कारण कहीं फंस जाऊं, तो मुझे कोई सहारा देने वाला हो कि ये बात मैंने अपनी जुबान से कही या नहीं कही। अगला सरलार्थ। मगर तब तक काले कानों वाला सवाल उठा, यानी एक जटिल सवाल खड़ा हो गया और सामने खड़ा हो गया। वो सवाल समस्या बनकर उपस्थित हो गया कि स्वतंत्र जुबान आदमी कहाँ से लाए। समस्या यह थी कि व्यक्ति स्वतंत्र जुबान कहाँ से लाए, क्योंकि सभी की जुबान तो सत्ताधारियों ने बंद कर रखी है। यह तो हो सकता है कि अपनी ही जुबान स्वतंत्र कर ली जाए। ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी वाणी को स्वतंत्र कर ले, किसी से डरे न और खुलकर अपनी बात को कहे। वह भी
उठा और सोच में पड़ा। फिर जैसे ही इस बारे में कवि विचार कर रहा था, वह उठ खड़ा हुआ और चिंता में पड़ गया। सवाल उसको गहराई में ले गया, जहाँ हजारों जीभें दबी पड़ी थी। कवि गहन चिंतन करने लगा और जब उसने चिंतन करने से अपने आसपास ऐसा महसूस किया कि मेरी ही नहीं हजारों व्यक्तियों की जुबानें यहाँ तो दबी पड़ी हैं, यानी गंभीर समस्या का, उस प्रश्न का जवाब देने के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है, मैं फिर क्यों खड़ा हो रहा हूँ। उस खजाने के आसपास पानी के तल पर उसने मेरे पैरों के निशान देखे। कवि कहता है कि अचानक उस कल्पना में, उस गहराई में जब सोच रहा है कि पानी है वहाँ और पानी के तल पर उसके साथी ने कवि के पैरों के निशान देखे और उन निशानों को देखकर वह भाग पड़ा। जुबान की आज़ादी के लिए न मैं लड़ा न वो लड़ा। उसे पता लग गया कि कवि उससे पहले ही इस स्थान पर आ चुका है, तो उसने बात का जवाब न दे करके अपनी जुबान को शांत रखा, चुप रखा। लेकिन मैं भी उससे जासूसी कर रहा था कि वो क्या जवाब देगा, यानी पहले वो प्रश्न का जवाब देगा तभी मैं कुछ जवाब दूंगा। इस प्रकार मैंने भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, यानी स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से मैंने उस समस्या का समाधान नहीं दिया, प्रश्न का जवाब नहीं दिया। कविवर कहते हैं, मगर उससे रहा नहीं गया, कवि के साथी से नहीं रहा गया, चुप नहीं बैठा गया। उसने अपने काम के लिए जानवर की जुबान चुनी और उसने जानवर की जुबान को प्रश्न का उत्तर देने के लिए चुन लिया। और जानवरों में भी बैल की, किसकी जुबान को सुना? बैल की जुबान को चुना, जो उसके सबसे ज़्यादा करीब था। उस पशु को वह सबसे ज़्यादा अपना नज़दीकी समझता था। क्यों? क्योंकि वह कईयों को चरना चाहता था, कई सवालों से बैलवाली करना चाहता था, कईयों के नीचे से छुड़ाकर जमीन, कईयों को गिराकर खंदकों में, कईयों को उठाना चाहता था सींगों पर, कईयों को अड्डी मारकर मारना चाहता था। कवि का साथी उस सवाल के माध्यम से सवाल का जवाब देने के लिए वह कईयों से अपना बदला चुकाना चाहता था। किसी से उसने अपने ज़मीन को छुड़वाना था, किसी से अपनी पिछली ईर्ष्या का हिसाब करना था, किसी को सींगों पर उठाना था और किसी को चोट मारनी थी। वह कईयों के सामने गोबर करना चाहता था ताकि उन्हें पता चले आत्मा के क्या हाल हैं। असल में वह जानवर की जुबान से। कवि जानवर की जुबान लेकर के, उस बैल की जुबान लेकर के स्वयं आरोपों से बचता हुआ बैल के समान अनेक लोगों को दूषित करना चाहता था, उन्हें नीचा दिखाना चाहता था और स्वयं को बचाने के लिए लोगों के समक्ष गंदगी फैलाना चाहता था, ताकि उन्हें ज्ञात हो जाए कि उसकी आत्मा का क्या हाल हो चुका है। उसने गलती से अपनी जुबान खोल दी थी,
वह इस बात से बचने के लिए हिंसक प्राणी बन चुका था। जगूड़ी जी आगे कहते हैं कि इस सारे धुएं को चाटना चाहता था। कवि का मित्र जिसने पशु की जुबान को धारण किया था, पिछली लाइन में जो आया था कि असल में वह जानवर की जुबान से, यानी जानवर की जो जुबान धारण की थी उससे सारी धुंध यानी बुराइयां, चर्चा, चुगली, बदनामी, आलोचना जो उन्होंने फैलाई थी उन्हें चाटना चाहता था। जैसे ताज़ा ब्याए हुए पशु अपने बच्चों को चाटते हैं उन्हें समर्थ बनाने के लिए, जैसे कि ताज़ा ब्याया हुआ पशु अपने बच्चे को मजबूत बनाने के लिए उसे चाटते हैं, ऐसे ही कवि का साथी अपने द्वारा फैलाई हुई अस्पष्टता को, आलोचना को दूर करने का अब प्रयास कर रहा था। अभी वह कुछ नहीं बोला था, तभी मैंने महसूस की जानवर की जुबान। अब वह कुछ बोला नहीं था, लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि उसने जानवर की जुबान को धारण किया हुआ है, जो उसने स्वतंत्र बोलने के लिए लगा ली थी। स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहने के लिए उसने वह जुबान धारण कर ली थी, सड़ने लग गई है और वह जुबान अब सड़ने लगी और लोग कहने लगे, जिनके कान पहले ही बहुत रंगे हुए थे, जिन्होंने पहले बार बार इन बातों को सुना हुआ था, कवि के साथी के प्रश्नों से वह तंग आ चुके थे, वह कहने लगे कि एक समकालीन दुर्गंध फैला रहा है। वह अपनी जुबान से चारों ओर दुर्गंध फैला रहा है, बदबू फैला रहा है। कहने का भाव यह है कि अपने द्वारा कही गई बातों से बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए अब वह अपनी वाणी से कुछ गलत कुछ सही बोले जा रहा है, अनाप शनाप बोले जा रहा है और सारे वातावरण को दूषित कर रहा है। सवालों की भीड़ में अब तक जो कहीं नहीं थे, कुछ नए सवाल उठे। कवि कहता है कि उसके मित्र ने अनेक सवाल उठाए, परंतु जो सवाल अभी तक नहीं उठे थे, अर्थात जिन प्रश्नों के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसे नए प्रश्न भी सामने आए। इसकी जुबान ठीक करो या तो यह अपनी जुबान अपने पास रखे। तभी मित्र की जुबान को ठीक करना जरूरी समझा कवि ने कि उसे चुप रखा जाए। किसी ने कहा, इसकी कोई जुबान नहीं, अब इसे कहना कुछ और करना कुछ होता है। लोग चर्चा करने लगे और कहने लगे, इसकी जुबान कोई ठिकाने की जुबान नहीं है, यह कुछ भी कह देता है और कुछ भी कर देता है, तो यह इसी तरह अपनी जुबान बदल लेता है, यानी यह बिन पैंदी के लोटे की तरह है और अपनी बात से मुकर जाता है। मतलब कि इधर भी चरता है और उधर भी, यानी कभी इधर की बात हाँकता है तो कभी उधर की। अपनी सड़ी हुई स्वतंत्र जुबान को लेकर फिर वह उठ नहीं सका और असली जुबान से कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए कि खामो खाम क्यों फंसा जाए। जब तरह तरह के प्रश्न उठने लगे, लोग कुछ कहने लगे, तो वह अपने आप को ये सोचने लगा कि मैं झंझट में नहीं फंसना चाहता और अपनी सड़ी हुई जुबान को लेकर के वह
चुप रहा, उठा नहीं और अपनी असली जुबान से उसने कुछ भी नहीं कहा। कवि कहता है कि वह मेरे पास आया, मैंने उसे नहीं कहा कि तुम्हारी नकली जुबान सड़ गई है। कवि का साथी दुखी होकर के सवालों से घिरा हुआ, उलझन में फंसा हुआ कवि के पास आया और कवि ने उससे यह नहीं कहा कि तुम्हारी नकली जुबान यानी जो तुमने बैल की जुबान धारण की थी वह सड़ गई है, मैंने कुछ और ही कहा। कवि कहता मैंने तो कुछ और ही कहा उसको। मित्र, इन दिनों सबने अपनी असली जीभ का इस्तेमाल बंद कर दिया है। मैंने उसे कहा कि असली जुबान आज किसी के पास नहीं है, सभी अपनी नकली जुबान का ही प्रयोग करते हैं। कोई भी कुछ कहकर फंसना नहीं चाहता। अपनी असली जुबान से, स्वतंत्र जुबान से कुछ कह करके कोई भी अपने आप को परेशानी में नहीं डालना चाहता, क्योंकि अब तुम्हारे बारे में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं रह गया कि यह आदमी कौन है। तुम्हारे बारे में अब कोई प्रश्न करता है, पूछता है, तो केवल बात यही नहीं कि वो आदमी कौन है, बल्कि सवाल यह भी है कि उसकी असली जुबान कहाँ है। यानी लोग जो हैं ऐसे प्रश्न करते हैं कि वह बात को घुमा फिरा करके करता है, वह अपनी सत्य बात को नहीं बोलता है। क्या उसने अपनी असली जुबान को कहीं छुपा रखा है? इसलिए यह सन 1974 है। पिछली बार सन 47 में केवल 4 थे बाईं और 7 दाईं ओर थे। यहाँ कवि एक सन का सहारा लेकर के, उदाहरण लेकर के समय के बारे में कहते हैं कि अब 1974 का वर्ष है और पीछे की बात जो है वो 1947 की रही। 74 में 7 पहले है, 4 बाद में, और 47 में 4 पहले है और 7 बाद में। यहाँ कवि यह भी स्पष्ट करता है कि पहले 7 एक तरफ थे और 4 दूसरी तरफ थे। यानी 7 जो विचार का पक्ष लेने वाले लोग हो सकते हैं और 47 में 4 एक तरफ थे और 7 दूसरी तरफ थे। केवल 4 थे बाईं ओर, 7 दाईं ओर थे। अब की बार 7 है बाईं ओर, दाईं ओर केवल 4 है। यानी अब लोग जो हैं पासा पलट गए हैं। पहले जो है दाईं ओर जितने थे अब बाईं ओर उतने नहीं हैं। इस समय इस बात का बहुत बड़ा मतलब है कि आपके क्या विचार हैं। आज का समय यह विचार करता है और मतलब निकालता है कि आपके विचार कैसे हैं। अब देखना यह है कि जो दबी हुई है कहीं वह हमारी ही जुबान तो नहीं। आज की जो सत्ताधारी सरकारें हैं जिन्होंने स्वतंत्र जुबान को बंद कर रखा है, उन्हीं के कारण ये जुबान दबी हुई हैं। तो हमें इस बात को जांचना है कि जो दबी हुई जुबान है वह कहीं हमारी तो नहीं। और इस तरह हम दोनों के पास एक होने के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं था। अब मेरे मित्र के पास और मेरे पास दूसरा कोई उपचार नहीं था जिससे हम अपनी जुबान से कुछ कह सकें, स्वतंत्र रख सकें। अतः हम दोनों ने ही अपनी जुबान को
बंद रखने का विचार किया, क्योंकि हम भी कुछ कह करके कोई भी बात यदि कोई बोलता है, अपने विचार व्यक्त करता है, तो वह फंस जाता है और उससे अनेक प्रश्न किए जाते हैं। इसलिए हमने अपनी जुबान को बंद रखा।